नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे जितना भी हमने पढ़ लिया है फिजिक्स वगैरह का, वो सारे का सारे उससे रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, आज एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन ले लेना, इन क्वेश्चनों को मेरे साथ अटैम्प्ट करते हुए चलना। फिर जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं कृपया करके उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो मूल इकाई है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो फंडामेंटल यूनिट हमारे पास कितनी थी, 7 थी। तो उन 7 में से पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है और कौन सी नहीं है। क्या न्यूटन फंडामेंटल यूनिट है, क्या वाट जो है फंडामेंटल यूनिट है, क्या कैंडेला फंडामेंटल यूनिट है, या फिर जूल फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंडेला। और कैंडेला किसकी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जब ये करवाया था तब बताया भी था कि फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स बराबर होती है वस्तु का मास इंटू एक्सरलेशन। तो मास की यूनिट हमारे पास क्या आएगी, किलोग्राम, और एक्सरलेशन की क्या आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बस इसमें कौन सा है, और इसी को हमने क्या बोल दिया था, इसी को बोला गया था न्यूटन। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव यूनिट। इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है। अब डिराइव यूनिट क्या होती है, वे यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती हैं। तो इनमें से बताना है जी कौन सी है। तो मीटर ये किसकी थी, एसआई यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है ये लेंथ की। हम किलोग्राम किसकी है जी, मास की है। टाइम किसकी है, सॉरी सेकंड किसकी है, तो टाइम की है। वेलोसिटी किसकी थी या स्पीड किसकी थी। ठीक है, मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो बता रहे हैं कि व्युत्पन्न यूनिट क्या है। तो यह ध्यान रख लेना, ये सारी की सारी हमारे पास कैसी थी, फंडामेंटल यूनिट थी। और वेग जो है ये 2 यूनिट से मिलकर बनेगा, किस किस से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके मीटर, इसकी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रख लेना बस। तो ये सिंगल सिंगल है, ये डबल है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। क्या यह समय का मात्रक है, क्या यह दूरी का मात्रक है, क्या यह प्रकाश की चाल है, या फिर प्रकाश की तीव्रता है। तो लाइट ईयर क्या था कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी आ गया ना, दूरी बोले तो क्या, डिस्टेंस। और चाहे हमने पढ़ा था कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, या फिर विस्थापन हो, ये सब का सब ध्यान रख लेना किसके मात्रक होंगे ये। ठीक है, ये लंबाई की, हम इसको लंबाई ही कंसिडर करेंगे, और इनका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो लाइट ईयर भी किसका मात्रक आ गया, फिर दूरी का मात्रक आ गया। क्लियर। अच्छा, ये हमने नहीं करा है तो फिलहाल इसको रहने देना। अगला, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंड। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है, किसे परिभाषित करता है। क्या वह ऊर्जा को, एनर्जी को डिफाइन करता था, क्या वह वर्क को, कार्य को डिफाइन कर रहा है, क्या वह इनर्शिया को, जड़त्व को डिफाइन कर रहा है, या ऑप्शन डी संवेग को डिफाइन कर रहा है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम किसको डिफाइन करता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, जड़त्व क्या होता है हमने डिटेल में डिस्कस किया था, फिर इसके एग्जाम्पल भी जानने थे कि किसी वस्तु की वह एबिलिटी है जो उसे उसकी स्थिति को चेंज करने से क्या करती है, रोकती है। उसी चीज को नाम बोल दिया हमने, क्या, इनर्शिया या फिर जड़त्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रॉकेट वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो रॉकेट का कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्या यह संवेग के नियम पर आधारित है, क्या यह न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है, क्या यह जो है अपवर्तन के नियम पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि उसका जो अगर हम मास है वो 2 गुना कर दें, 2x कर दें, तो समान बल के तहत उसका त्वरण क्या होगा। बस सिंपल है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सरलेशन। मेरे को क्या निकालना है, एक्सरलेशन निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 2m बटे a। ठीक है, सॉरी 2 नहीं,
हाँ, तो F बराबर क्या हो जाएगा, m/a हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मास क्या कर देना, उसका दुगुना कर देना, मास क्या कर देना, दो गुना कर देना। तो F बराबर क्या हो जाएगा 2m। तो बताना है तो समान बल पर उसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो अब त्वरण बताओ क्या हो गया, त्वरण बताओ क्या हो गया, दो गुना बढ़ गया, दो गुना हो गया, आधा हो गया, चार गुना हो गया, या परिवर्तित हो गया। तो क्या हो गया, वो दो गुना क्या हो गया, वो कम हो गया, मतलब आधा हो गया। ठीक है, ये चीज़ आई मेरी बात समझ में। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। इसको ही हमने किस नियम में पढ़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक, नेक्स्ट आता है मोमेंटम, संवेग इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका गुणनफल है। तो यह मास और वेलोसिटी का है, मास और एक्सेलरेशन का है, फोर्स और टाइम का है, और फोर्स और डिस्टेंस का है। तो हमने ये नहीं पढ़ा था, फिर भी बता देता हूँ। जो हमारा मोमेंटम होता है वो ध्यान रख लेना, प्रोडक्ट होता है किस किस का, मास का और वेलोसिटी का, तो mv। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज डैश द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, क्या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, बराबर होगा, या फिर आधा होगा। तो कल ही हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, कि हमारे पास जितने एंगल पर क्या आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इंसिडेंट एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों ही हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, इक्वल होंगे। अगला, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना या विक्षेपित होना, अपने रास्ते से भटक जाना, इसी चीज़ को हमने क्या बोला था कि जब लाइट की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वह अपना रास्ता भटक जाएगी। तो यहाँ कौन सा मीडियम है बाहर, वायु, ये वाला कौन सा मीडियम है, कांच बोल लो या इसको पानी बोल लो। ठीक है, फिर पुनः पुनः जो है वो किस में जाएगी, वायु में जाएगी। तो यही बताना है आप लोगों को कि इस चीज़ को कहते क्या है, इसको परावर्तन बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है, विक्षेपण बोला जाता है, या फिर परकिरणन बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका, जब दो मीडियम होंगे तो उसको बोला जाएगा अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट, अभी हमने दर्पण नहीं पढ़ा है तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देना, क्योंकि अगला जो चैप्टर आएगा दर्पण वगैरह ही मैं करवाऊंगा। अगला, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स स्पीड, जब प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो हवा देखो कैसा है, हवा में कण क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो लाइट जो है वो इजीली ट्रैवल कर पाएगी और फास्ट ट्रैवल कर पाएगी। वहीं कांच में प्रवेश करेगी तो कांच क्या है, थोड़ा सघन है, थोड़ा क्या है, डेंस है। और जब भी वो चीज़ डेंस होगी तो उसकी ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, निर्वात में स्पीड सबसे अधिक, फिर उसके बाद थोड़ी कम गैस में, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम किस में रहेगी, आपका सघन मीडियम में। नेक्स्ट देखिए, द स्प्लिट ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो 7 रंग थे हमारे पास, क्योंकि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है कितने रंगों से मिलकर बना है, 7। कौन कौन से हैं वो, विब, गयोर है, तो इन रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो घटना है इसे क्या कहा जाता है, इसे अपवर्तन बोला जाता है, परावर्तन बोला जाता है, विक्षेपण बोला जाता है, या फिर इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको बोला जाता है डिस्पर्जन। ठीक है, विक्षेपण। ठीक है, जब लाइट जो है किसी प्रिज्म से पास होगी तो अपवर्तन के पश्चात कितने रंगों में विभाजित हो गई थी, वो 7 रंगों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट द मोस्ट ड्यूरिंग डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म से विक्षेपण के दौरान प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि ये वाली चीज़ थी। ठीक है, व्हाइट लाइट कितने रंगों में टूट जाएगी, 7 रंगों में टूट जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा डाइवेट, अब देखो रेड कलर जो है ऊपर ही रहता है इसमें ज़्यादातर। ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ जो कलर रहता है वो कौन सा रहता है, वॉयलेट कलर रहता है, बैंगनी कलर रहता है।
तो अपने रास्ते से सबसे अधिक भटकने वाला जो रंग आया, अपना रास्ता ही भटक गया, तो वो कौन सा भटक गया? लाल। देखो मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में वाइट लाइट आई थी उसी हल्का सा डायरेक्शन में थोड़ा उसके चेंज आया, उसके बाद भी वो वैसा ही का वैसा ही रहा। तो लगभग लगभग लाल जो रंग है लगभग एक सीधी रेखा में ही क्या कर रहा है, चल रहा है। वहीं पर जो बैंगनी कलर है देखो कितना ज़्यादा क्या हो गया, वो डेविएट हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका कि सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा होगा, वो वायलेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो हमें आसमान अगर नीला दिखाई दे रहा है तो इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है इसका, तो बता रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, ठीक, परावर्तन है, विक्षेपण है, प्रकीर्णन है या फिर अपवर्तन है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या उपस्थित है, धूलकण है, जो प्रकाश या वाइट लाइट इनसे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी। ठीक है, और जिसमें से मेन जो कलर होगा वो कौन सा होगा, ब्लू ही होगा, ब्लू ही फैलेगा, बाकी कोई ऐसा कलर नहीं फैलता है। तो इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था स्कैटरिंग। ठीक है, तो वाइट लाइट जो है जब धूल कणों से टकराएगी तो बिखर जाती है, इसी घटना को हमने क्या नाम दिया था, स्कैटरिंग या फिर प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है इन अ रेनबो द टॉप मोस्ट कलर इज यूजुअली, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग आमतौर पर कौन सा होता है? ठीक है, तो मतलब सिंपल याद रखो, जो भी डायग्राम बनाया ऐसे करके, तो कितने कलर आए उसमें 7, तो नीचे की तरफ कौन सा, वायलेट, ऊपर की तरफ कौन सा, रेड, और बीच में कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखना कि सबसे ऊपर जो कलर होगा वो कौन सा होगा, रेड, सबसे अंदर अंदर किस जो साइड होगा आंतरिक कलर वो कौन सा होगा, वायलेट, और बीचों बीच इंद्रधनुष के कौन सा कलर होगा, तो हरा होगा। बस ये 3 क्वेश्चन भी याद रखना है यहाँ से। ठीक है, तो रेड सबसे ऊपर, बीच में ग्रीन, और सबसे आंतरिक इंटरनल कलर इंद्रधनुष में वो कौन सा होता है, तो ये भी वायलेट। अगला है कि डेंजर्स जो सिग्नल आर रेड बिकॉज रेड लाइट इज स्कैटर्ड। ठीक है, तो खतरे के संकेत लाल होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। कितना प्रकीर्णन होता है, कितना फैलता है, सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे कम फैलता है, बिल्कुल नहीं फैलता, या अदृश्य बनने के लिए। तो लाल रंग अगर खतरे का निशान है तो मतलब दूर से दिखाई देगा, दूर से दिखाई देने का मतलब ये है कि उसकी जो क्या हो गई, वो जो स्कैटर होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए ध्यान रख लेना, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है उसकी जो स्कैटरिंग होती है क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं किसमें, खतरे के निशानों में यूज़ करते हैं। क्लियर। अगला आता है ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट से उठा रखा है ये वाला, तो कहाँ से आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डाईऑप्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स, तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो जड़त्व है ही क्या, तो जड़त्व है क्या, वस्तु का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मास है, उसका द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन हमने अभी नहीं पढ़ा है तो इसको भी अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 अगला आता है हमारे पास, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम, तो समय का मूल मात्रक क्या है? तो समय का मूल जो मात्रक है उसको क्या बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे धकेलता है, यह पालन करता है, यह फॉलो करता है, किस नियम को फॉलो करता था? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने नहीं पढ़ा तो इसको बाद में, पर फिर भी याद रख लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रोक्सीमेटली, तो हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। ठीक है, और ध्यान रखना इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। जो क्वेश्चन हमने ऊपर स्किप कर दिया ना, ये वाला, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, करवाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी बताऊंगा ना किसकी यूनिट होती है या फिर नहीं होती, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ठीक, अगला सेम क्वेश्चन है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, तो अभी हमने इसको नहीं करा है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 28, विच लॉ डिफाइंस द फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन की कौन सी मतलब कौन सा
नियम है जो बल की परिभाषा देता है। F इज इक्वल टू एम ए, ये किसके द्वारा बताया गया है? तो फर्स्ट नियम के द्वारा, सेकंड नियम के द्वारा, थर्ड नियम के द्वारा, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का ही नाम है क्या? न्यूटन की गति का पहला नियम। तो देखो, तो पहला नियम किसको डिफाइन कर रहा था? लॉ ऑफ इनर्शिया को। दूसरा नियम जो डिफाइन कर रहा था वो किसको डिफाइन कर रहा था? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के मास और उसके त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। ठीक है, तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कि प्रकाश लाल है, प्रकाश नीला है, प्रकाश हरा है, तो किसके द्वारा डिसाइड करेंगे? उसके आयाम के द्वारा, क्या बोल रहा था इसको, एम्पलीट्यूड के द्वारा, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के द्वारा, तीव्रता के द्वारा, या फिर वेलोसिटी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर ही हम बता सकते हैं भाई प्रकाश में कौन सा रंग है। ठीक है, बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS अकेडमी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।